शू यान ने देखा कि शेन हाओमिंग एक लड़की से बातें कर रहा था। उसके दिल में हल्की बेचैनी उठी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। बस चुपचाप अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करके घर आने को कहा। जब फांग लेई को पता चला कि शेन हाओमिंग की शादी होने वाली है, तो वह हैरान रह गई। शू यान जानबूझकर उसके पास गई और कहा कि वह और हाओमिंग जल्द ही शादी करने वाले हैं, ताकि वह फांग लेई की प्रतिक्रिया देख सके। फांग लेई भी कोई कम नहीं थी। उसे महसूस हुआ कि सामने वाली बार बार शादी का जिक्र करके उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रही है। फिर भी शू यान ने उसे डिनर पर बुलाया और वह मान गई। डिनर के दौरान फांग लेई ने बताया कि वह और हाओमिंग बचपन से दोस्त हैं और पहली बार 16 साल की उम्र में मिले थे। आखिरकार शू यान की शादी हो गई, लेकिन उसे डर था कि जिन क्लासमेट के माता-पिता को उसने अपने माता-पिता बनाकर बुलाया था, उनकी असली पहचान खुल जाएगी। और सचमुच, वे शादी में पहुंच गए। शू यान चाहती थी कि वे जल्दी निकल जाए, मगर उसके ससुराल वालों ने खुद उन्हें टोस्ट करने के लिए बुला लिया। बातचीत में दोनों परिवारों की बातें जम गईं। शू यान लगातार घबराई हुई इधर-उधर देखती रही। उसे लगा अब सच सामने आने ही वाला है। उसने जल्दी से अपने लोगों को इशारा किया कि वे जानबूझकर वाइन गिरा दें, ताकि सहपाठी के माता-पिता को बहाने से वहां से भेजा जा सके। शादी उसके लिए बहुत थकाने वाली और जोखिम भरी साबित हो रही थी। फांग लेई ने शेन हाओमिंग को मिलने के लिए बुलाया और धमकी दी कि अगर वह नहीं आया तो वह खुद को नुकसान पहुंचा लेगी। हाओमिंग ने उसे पुरानी दोस्त समझकर बुलावे पर ध्यान दिया। जब उसने देखा कि शू यान सो चुकी है, तो सोचा थोड़ी देर के लिए बाहर जाना ठीक रहेगा। शू यान ने पति और उस लड़की के बीच का अजीब सा रिश्ता देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। बाद में जब उसने देखा कि हाओमिंग ने उसे ठुकरा दिया, तो उसके दिल को सुकून मिला। इसके बाद हाओमिंग अपनी नानी से मिलने गया। नानी ने उसे बहुत प्यार से अपनाया और हाओमिंग को दिल से अच्छा लगा। वह अपनी पत्नी के बारे में और जानना चाहता था, लेकिन शू यान ने बात बदलकर उसे वहां से ले लिया। नानी ने शू यान से कहा कि उसके असली पिता के ब्रेन में गंभीर ट्यूमर है। भले ही वह पिता अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन बीमारी के समय उसे मिलना ही सही होगा। शू यान ने कोई पक्का जवाब नहीं दिया। अगले दिन सुबह हाओमिंग जल्दी उठ गया और देखा कि नानी भी तैयार थी। उन्होंने उसे सुबह की मंडी चलने का न्योता दिया और वह खुशी खुशी मान गया। मंडी में नानी लगातार हाओमिंग की तारीफ करती रहीं, कहती रहीं कि शू यान हमेशा उसकी अच्छाई के बारे में बताती थी। हाओमिंग का दिल खुश हो गया। लेकिन जब नानी ने कहा कि उसकी पत्नी की कुछ आदतें ठीक नहीं है और उसे बदलनी होंगी, तो उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शू यान का दिल आखिरकार पिघल गया। उसने चुपचाप अपने पिता के इलाज के लिए पैसे दिए और अपनी बहन के लिए कुछ दहेज का सामान भी तैयार किया। शू यान ने हाओमिंग को अपने शहर के अलग अलग जगहें दिखाईं। हाओमिंग को यह जगह बहुत पसंद आई। उसे लगा कि यहाँ की खुली हवा और शांति शू यान के लिए ऑफिस बनाने के लिए बिल्कुल सही है। जब शू यान चुप रही, तो हाओमिंग ने कहा कि वह उसकी पत्नी है और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना उसका फर्ज है। घर में बच्चों की ऊंचाई नापने के निशान देखकर हाओमिंग को अपना बचपन याद आया। वहीं शू यान को याद आया कि बचपन में उसके परिवार ने हमेशा उसकी बहन की ऊंचाई नापी थी, उसकी कभी नहीं। तभी हाओमिंग ने शू यान की लिपस्टिक निकालकर उसकी हाइट नापी। यह देख शू यान बहुत इमोशनल हो गई। उसे लगा कि बचपन के अधूरे सपने अब उसके पति पूरे कर रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में गहराई से देखा और उस पल उनके बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया। कियाओ लिन मेकअप काउंटर पर काम कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार यू यीमिंग की ओर चला जाता। तभी एक चिड़चिड़ी कस्टमर ने उसे परेशान कर दिया। वह ग्राहक हफ्ते भर से अलग अलग प्रोडक्ट आजमा रही थी, लेकिन खरीदती कुछ नहीं थी। रोज शाम 5 बजे आकर फ्री मेकअप कर जाती। कियाओ लिन ने सख्ती से कहा कि नया नोटिस लगा है, सिर्फ हफ्ते में 6 बार ट्रायल। ग्राहक ने लापरवाही से कंधे उचका दिए और बोली कि अगर उसे रोका गया तो शिकायत कर देगी।
उसके बाद कियाओ लिन ने माँ को फोन किया और उन्हें भरोसा दिलाया कि वह ठीक है, पैसे भी घर भेज रही है। माँ उसकी सेहत को लेकर चिंतित थी। उसी शाम उसने अपनी रूममेट गुआन गुआन को कुछ नए मेकअप सैंपल दिए और कहा कि इन्हें घर पर इस्तेमाल करे, काम पर आकर बार बार न मांगे। कुछ दिन बाद गोदाम में अकेले काम करते वक्त कियाओ लिन पर ऊपर से सामान गिर गया और वह घायल हो गई। मैनेजर झांग उस समय फोन पर था। उसने जल्दबाजी में उसे अस्पताल जाने को कहा। गुआन गुआन को बहुत चिंता हुई और उसने उसके लिए स्पेशलिस्ट अपॉइंटमेंट बुक किया। कियाओ लिन हैरान रह गई जब देखा कि डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि यू यीमिंग था। उसे पहचानकर दोनों के बीच अजीब सा पल बना। यू यीमिंग ने तुरंत उसका उतरा हुआ कंधा सही किया और चेतावनी दी कि 3 महीने तक भारी सामान न उठाए, वरना फिर से चोट लग सकती है। कियाओ लिन ने मजाक में कहा कि फॉलोअप विजिट फ्री होंगी ना। फिर यू यीमिंग ने उसकी बहन कियाओ यान के बारे में पूछा। तभी फ्लैशबैक दिखा कि हाई स्कूल में उसने कियाओ यान से अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन उसने पढ़ाई का बहाना देकर उसे ठुकरा दिया था। वर्तमान में लौटते हुए उसने कियाओ लिन से बहन का नंबर मांगा। कियाओ लिन ने बताया कि अब उसका नाम शू यान है और वह काम में बहुत बिजी है। तभी शू यान वहां आ गई। यू यीमिंग ने उससे हालचाल पूछा तो उसने बताया पिछले महीने ही शादी की है। उसे लगा अब कियाओ लिन अपनी बहन के साथ सुरक्षित है, तो वह चला गया। शू यान ने बहन का छोटा सा साझा अपार्टमेंट देखा, जिसमें न प्राइवेट बाथरूम था न ठीक से फर्नीचर। उसने बिना पूछे सामने वाले कमरे को खाली करवाकर मूवर्स बुला लिए। कियाओ लिन भड़क गई और बोली कि उसे किसी पर बोझ नहीं बनना, चाहे मर भी जाए तो उसकी बहन की जिम्मेदारी नहीं। शू यान ने समझाया कि बचपन में जब वह उसे बचाती थी, तब से उसका एहसान है जिसे चुकाना चाहती है। लेकिन कियाओ लिन टस से मस नहीं हुई। तभी शू यान ने कैजुअली कहा कि नए अपार्टमेंट का पड़ोसी यू यीमिंग होगा। बस कियाओ लिन तुरंत मान गई और खुद मूवर्स की मदद करने लगी। अगली सुबह यू यीमिंग नाश्ता लेकर आया। अब कियाओ लिन और उसके बीच नजदीकी बढ़ने लगी। दूसरी तरफ लिन ताओ के माता पिता ने उसे बताया कि कियाओ लिन के घरवालों ने एक दुकान खरीदी है, नाई की दुकान खोलने के लिए। उनका शक था कि ये पैसे उसी शादी के तोहफे से आए हैं जो उसने दिया था। गुस्से में लिन ताओ ने कियाओ लिन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसके मैसेज और कॉल ब्लॉक कर दिए थे। हारकर वह सीधे जिंगझो पहुंच गया और शू यान के ऑफिस में घुसने की कोशिश की। उसने पहले कियाओ यान, फिर शू यान का नाम लिया और खुद को उसका जीजा बताया। लेकिन गार्ड ने एंट्री नहीं दी। वह किसी तरह अंदर घुसा और शू यान को यू यीमिंग के साथ बात करते देखा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा कि शू यान ने चालाकी से कियाओ लिन को यू यीमिंग के पड़ोस में शिफ्ट कराया है और दोनों बहनें मिलकर उसे धोखा दे रही हैं। शू यान ने समझाने की कोशिश की कि अब उसका कियाओ लिन से कोई संबंध नहीं, लेकिन लिन ताओ अड़ा रहा कि उसने कभी रिश्ता खत्म माना ही नहीं और उनका परिवार उसका दिया दहेज रख चुका है। जब शू यान ने पैसे लौटाने की पेशकश की तो उसने मना कर दिया और कहा कि उसे पैसे नहीं, कियाओ लिन चाहिए। उसने धमकी दी कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वह शू यान का अतीत उजागर कर देगा और उसके ससुराल वालों को सब सच बता देगा। शू यान ने कियाओ लिन को समझाया कि उससे आमना सामना न करे। उसने कहा कि वह खुद दहेज के पैसे लौटा देगी, ताकि मामला न बिगड़े और उसकी नौकरी व शादी पर असर न पड़े। कियाओ लिन ने सोचा कि बहन उसके लिए चिंतित है, लेकिन जल्द ही समझ गई कि असल में शू यान अपनी इज्जत और नई जिंदगी बचा रही है। फिर भी शू यान ने उसके लिए कपड़े छोड़ दिए, एक छोटा सा ख्याल जताते हुए। उधर शेन हाओमिंग ने अपने असिस्टेंट को लिन ताओ की जांच करने को कहा। उसने सुनिश्चित किया कि लिन ताओ को कंपनी से छुट्टी न मिले और काम में उलझा दिया जाए, ताकि वह जिंगझो न आ सके। उस शाम शू यान और हाओमिंग ने मिलकर खाना बनाया। शू यान ने झींगा भरे आलू के चिप्स बनाए और हाओमिंग ने अपना सीक्रेट कॉड फिश रेसिपी बनाई। दोनों हंसते खेलते रहे।
लेकिन शू यान ने महसूस किया कि हाओमिंग अंदर से तनाव में है। असल में उसका तनाव एक संभावित बिजनेस पार्टनर मिस्टर हुआंग की वजह से था, जिसने उसे सिर्फ पिता का वारिस कहकर हल्के में लिया था। शू यान ने उसे दिलासा दिया कि वह उसकी मुश्किलों और चिंताओं को साझा करना चाहती है, न कि उनसे दूर रहना। फिर उसने चुपचाप अपनी जान पहचान वाली मेलिंग से मिस्टर हुआंग के बारे में जानकारी निकाली। मेलिंग ने बताया कि मिस्टर हुआंग बेहद मुश्किल इंसान है, लेकिन अपनी दिवंगत पत्नी से बहुत प्यार करते थे। उनकी पत्नी एक गंभीर बीमारी से गुजर गई थी। आज भी वह अपनी सास यू शुफेन का ख्याल रखते हैं, जो अल्जाइमर की आखिरी अवस्था में है और खुद नर्सिंग होम में रह रही हैं। शू यान ने नर्सिंग होम में जाकर सामान दान करने का बहाना बनाया और यू शुफेन से मिलने की इजाजत मांगी। डायरेक्टर हान ने चेताया कि उनकी हालत के कारण वे अक्सर चिड़चिड़ी हो जाती हैं। शू यान ने देखा कि यू शुफिन मिट्टी से सब्जी बॉल्स बना रही थी, मानो वह अपनी बेटी के लिए खाना बना रही हों। यह देख शू यान भावुक हो गई और तुरंत अपनी दादी को फोन किया ताकि उनसे असली सब्जी बॉल्स की रेसिपी सीख सके। फोन पर उसने मजाक किया कि दादी अब तक जिंगझो मिलने क्यों नहीं आई। दादी हंसकर बोली कि वह तो महजों खेलकर दिमाग तेज रख रही हैं। उन्होंने धीरे धीरे रेसिपी बताई और शू यान को उसकी पुरानी अधीरता और भूलने की आदत याद दिलाकर छेड़ा।